नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। चर्चा द ट्रुथ और आज के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इस मंच पर उनका स्वागत करें। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर जुड़ रहे हैं अनिल त्रिगुनायत जी दिल्ली से। आइए उनका कार्यक्रम में स्वागत करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कई देशों के जो है भारतीय राजदूत एम्बेसडर रह चुके हैं। एक अच्छा खासा जो है फॉरेन सर्विस का अनुभव भी है अनिल त्रिगुनायत सर का। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर सबसे पहले सर। और धन्यवाद नेहा जी। जी, जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, बल्कि दुनिया को बदलने की कोशिश ट्रम्प कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपके नजरिए से समझना चाहूंगी कि क्या आपने यही अपेक्षा की थी डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, और जो फैसले उन्होंने भारत से संबंधित लिए हैं, इस पर भारत के नजरिए को या फिर भारत के रिएक्शंस को जिस तरीके से आपने सोचा था, क्या ये वैसे ही रिएक्शन सामने आ रहा है? शुरुआत मैं करूंगी उस सवाल से जिस पर रेसिप्रोकल टैरिफ की बात उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, और एक जो लेटेस्ट स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से संबंधित दी है वो ये दी है कि भारत के किए हुए की पोल खोल दी है। इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना किसी भी भारत जैसे जो है इम्पोर्टेंट अलाई के लिए, एक बहुत ही रणनीतिक रूप से अहम देश के लिए, अगर ये सही है या फिर गलत है, भारत का इस पर चुप रहना, औपचारिक रूप से एक भी बयान का सामने ना आना, इसे कैसे देख रहे हैं अनिल जी? थैंक यू वेरी मच। एक तो सबसे पहले कि आपने मुझे अपने इस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के ऊपर बुलाया। दूसरी चीज ये है कि मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ग्लोबल कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी। जहां तक बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ समस्याएं हमेशा होती है। राइट। कोई रिलेशनशिप नहीं है, और अमेरिका की रिलेशनशिप भी हमेशा से ही, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, देखा है कि हमेशा कुछ ना कुछ समस्या रहती है। इट्स नॉर्मल है ये रिलेशनशिप के बीच में। अब जहां तक बात है प्रेसिडेंट ट्रम्प के पहले वाली बात की, पहले टर्म की, तो उस वक्त बाकी में दुनिया को नहीं मालूम था कि वो क्या करेंगे। अब किस तरह ट्वीट्स के ऊपर वो नए नए पॉलिसीज बनाते थे, लोगों को फायर करते थे। लेकिन मेरा मानना यह है कि उसके बाद जो 4 साल का उनका अंतराल आया है, उसमें जो जो बातें उन्होंने कही हैं, वो सारी बातें वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए लगे हुए। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि वहां जो अमेरिका के अंदर डीप स्टेट जिसको बोलते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि उनका मानना है कि डीप स्टेट ने उनको पहले टर्म में वो नहीं कर दिया जो वो करना चाहते थे। ठीक है। भारत के साथ उनके पहली बार भी रिश्ते ठीक थे, और प्रधानमंत्री मोदी जैसा आपने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के चुनने के बाद चौथे ऐसे नेता थे दुनिया के जो आकर के बुलाया गया, जिनको हमारे विदेश मंत्री थे वो भी वहां पर उनके जो स्वेरिंग इन में प्रेजेंट थे, और एक प्रोमिनेंट को एक प्लेस दिया गया। अब ये बात हम तरह मालूम है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की सोच क्या है, क्योंकि वो बात आज से नहीं पिछले 8 सालों से कर रहे हैं। वो भारत टैरिफ किंग कहते हैं, टैरिफ के बारे में बातें करते हैं। तो जब वो हमारी लीडरशिप के साथ भी मिले तब भी उन्होंने यही बात की कि आपका ट्रम्प जो है टैरिफ बहुत ज्यादा है और उसको कम करना पड़ेगा, और अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे तो जो आप लगाएंगे हम वो लगाएंगे। लेकिन उसको लगाने के पीछे मैं नहीं समझता हूं कि अमेरिकन सरकार ने पूरी तरह से इस बात को स्टडी किया है, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें ये एक डॉलर टू डॉलर नहीं होता है। कई लाइक आईफोन के बारे में देख लें अगर आप, तो आईफोन भारत में बनता है, भारत से $5 बिलियन का रफली उसका एक्सपोर्ट हो रहा है मान लीजिए, तो उसमें 10% जो फायदा है वो भारत में आ रहा है। $450 $1000 के फोन में अमेरिकन कंपनी को मिल रहा है। आईफोन को कंपनी है मेन, उनको अपना रॉयल्टी मिल रहा है, तो आपका फायदा ज्यादा है उसमें। चीपर पे आपने बनाया और आपके कहीं भी जा रहा है दुनिया में या आपके मुल्क में आ रहा है तो आपको फायदा उसका। लेकिन वो चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग भी वहां पर, और ट्रेड। बार बार उन्होंने कहा, भी हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो वहां पर थे कुछ दिन पहले, अभी भी हैं, तो ये बात की। तो आइडिया ये है कि किस तरह से हमें एक ऐसी सिचुएशन में आना है कि जहां पर दोनों देशों की जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस हैं उनको फुलफिल किया जा सके। तो उसमें जैसे है कि अगर वो कहते हैं कि टैरिफ आपका बढ़ा हुआ है, तो सब चीज के ऊपर टैरिफ कम होना चाहिए दोनों तरफ से। लेकिन उसमें कुछ चीजें सेंसिटिविटीज भी होती हैं हर एक देश की अपनी, अब उसको कैसे
किया जाएगा, ये मैं समझता हूँ कि टाइम बताएगा। लेकिन अनिल जी, आपने खुद कहा कि शायद अमेरिकी प्रशासन समझ नहीं पा रहा है भारत के साथ जो कारोबार है, इसमें से नुकसान नहीं बल्कि आपने जो उदाहरण देते हुए बताया कि उसको फायदा भी है। शायद वो सही तरीके से भारत के साथ व्यापार को नहीं समझ पा रहा है। पीयूष गोयल का वहां पर होना और उसके बावजूद ये लेटेस्ट ट्रंप का जो बयान आया है वो बिल्कुल तरोताज़ा बयान है। शुक्रवार देर रात उन्होंने भारत के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि भारत के किए की पोल खोल दी है। तो क्या मतलब ये समझे कि भारत लगातार कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इन कोशिशों का असर जो है ना ट्रंप पर है ना ट्रंप को सुझाव देने वाले लोगों पर, खास करके इलॉन मस्क का भी मैं नाम लेना चाहूंगी। जी, मेरा मानना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते हैं हर चीज के ऊपर, चाहे वो ट्रेड का हो, टैरिफ के बारे में हो, या बायलैटरल रिलेशंस हो, या किसी वॉर के बारे में हो, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन एकदम लेते हैं। उसके बाद में उसको एक निगोशिएटिंग लेवरेज की तरह इस्तेमाल करते हैं, और उनके ये वर्ड्स जो इस तरह के, इन सबको कोई खास मायने नहीं देना चाहिए। असलियत में आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। अब दोनों, इंडिया और यूएसए ने एग्री किया है कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्री जल्दी से जल्दी उसको कंक्लूड करेंगे, जिसमें ये सारे कंसर्न्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो अगर आप स्पैट वर्सेस स्पैट करते हैं, मान लीजिए डिप्लोमेसी में होता भी है, लेकिन अगर आप इसको खाली उन्होंने इस तरह का शब्द किया, हम कुछ और तरह का शब्द करें, तो उसका अंत किसी तरह से नहीं होना है। और भारत का जो अमेरिका है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बड़ा इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, टेक्नोलॉजी पार्टनर है, एक ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। तो आप तो सारे आयाम देखने होंगे रिश्ते के अंदर जो काम आते हैं। तो खाली ये स्टेटमेंट उनके डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए है, ये ना कि भारत के लिए इतना बड़ा कि अगर वो कह दें कि बोल दी ठीक है, तो उनके कुछ लोग जो मागा फॉलोअर्स हैं वो खुश हो जाएंगे इस बात से। असलियत है कि जब टेबल पे आमने सामने बैठते हैं तब पता लगता है कि कितना पानी में कौन है। लेकिन अनिल सर, क्या ऐसा नहीं है जब ट्रंप जैसा कोई जो है अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ शख्स जब किसी देश के लिए किसी शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वैश्विक पॉलिटिक्स के लिहाज से बड़ी ही दूरगामी जो है रणनीति के लिए भी बहुत अहम माना जाता है? क्या सिर्फ इसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ही कहा गया शब्द मान लें? लेकिन बेशक हम जिस शब्दों का इस्तेमाल ट्रंप कर रहे हैं उन शब्दों को इस्तेमाल करने से बचे, लेकिन कुछ तो नजरिया भारत का इस टैरिफ वॉर को लेकर आना चाहिए। एक फॉर्मल स्टेटमेंट टैरिफ को लेकर अभी तक नहीं आ सका है। सो अगर हम डीलिंग में यकीन करते हैं कि उनके इस बयान के बावजूद हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, जैसा कि मुझे लग रहा है कि शायद भारत सरकार अभी भी उम्मीद कर रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ हो या फिर जो भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार संतुलन हो, इससे अमेरिका की तरफ झुका हुआ बनाने से थोड़ा सा बचा जा सके और भारत की तरफ जो ये झुका हुआ था उसको थोड़ा सा और रियायत भारत और ले सके। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम अपना पक्ष कम से कम रखें? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हम अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं जी। हमने तो बात की है, जो बार बार बातें हो रही हैं लीडरशिप के ऊपर में, लेवल के ऊपर में, कि आगे क्या होना है। दोनों साइड ने एग्री किया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बहुत आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट अपनी जगह। जी। दूसरी ये है कि आप किस चीज को, क्योंकि जब सबसे बड़ी आपकी एक रिलेशनशिप है तो आप एक सिर्फ एक स्टेटमेंट के बेसिस पे उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको पता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ा क्लियरली कहा, आपको याद होगा जब उन्होंने वहां पर कहा था कि आप अगर मागा में हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो हम मेक इंडिया ग्रेट अगेन को फॉलो कर रहे हैं, और कैसे हम इसको मेगा बना सकते हैं ये बात देखने की है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट नहीं हुआ है, स्टेटमेंट हर समय दिया गया है। और जहां हमारे फॉरेन स्पोक्समैन है, उन्होंने भी कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोला है कि जब पीयूष गोयल जी मिलकर के आएंगे उसके बाद बातें पता लगेंगी तो हम कहेंगे उसके बारे में क्या होना है। लेकिन देखिए, टैरिफ जो है, ये टैरिफ वॉर जो है वो सबके लिए घातक होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है जी। लेकिन की एक थियरी है, उनका एक मानना है कि टैरिफ अगर कोई कंट्री लगाता है, हमें फ्री एक्सेस किसी को नहीं देनी है। कौन चाहता है फ्री एक्सेस? लेकिन यह है कि हाँ, फ्री एक्सेस अगर कहीं है, पिछले टर्म में आपको याद होगा जी, भारत को बेनिफिट्स मिला करते थे $250 मिलियन के, उन्होंने प्रेसिडेंट को खत्म कर दिया। वो आज तक वैसे, उन्होंने इंडिया के ऊपर टैक्स लगाए, हमने भी टैक्स लगाए उनके ऊपर, वापस टैरिफ लगाया, तो चल रहे हैं, वो खत्म नहीं हुए। कुछ उनका मानना था, जैसे वहां बाहर से गाड़ियां आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसको बड़ा कर आगे बढ़ाना है आपने, और ये अलाउड है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ये दूसरी बात है, प्रेसिडेंट ट्रम्प के टाइम में जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर काफी बड़ा खतरा मंडराया हुआ है। जैसे वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गए, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल गए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकल गए, तो इसी तरह WTO को भी खत्म कर दें। बिल्कुल, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरीके से ये बदल रही है, अमेरिका की बदलती हुई फॉरेन पॉलिसी के लिए भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इसमें जो चेंजेस होने चाहिए थे या हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, इस पर भी समझूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा द ट्रूथ के साथ जुड़े रहिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे। अनिल त्रिगुनायत जी हमारे साथ जुड़े हुए, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ, और चर्चा हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप का भारत के प्रति क्या नज़रिया है और भारत क्या इस नज़रिए को सही तरीके से आंक पा रहा, समीक्षा कर पा रहा, और भारत की विदेश नीति पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। हमारे साथ अनिल त्रिगुनायत लगातार जुड़े हुए नई दिल्ली से। अनिल सर, ब्रेक पर जाने से पहले अमेरिका की बदलती वैश्विक नीति, विदेश नीति, और इसके साथ साथ भारत की विदेश नीति में जो परिवर्तन देखा जाना चाहिए, क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर बात करें कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पर ऐसा पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं, दुनिया के लोग नहीं बल्कि नागरिकों के साथ साथ उनके जो नेशन हेड्स हैं, नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि दिस इज लाइक मेक अमेरिका ग्रीडी अगेन। अमेरिका शायद ज्यादा लालच दिखा रहा है, और अमेरिका का ये लालच भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। जी जी, मेरा मानना ये है कि लोगों को कभी कभी ये फ्री राइडिंग की आदत हो जाती है। जैसे चाइना इतना बड़ा बना बिकॉज ऑफ अमेरिका, आज वो चाइना अपना बड़ा चैलेंज है। वो ये बात प्रेसिडेंट ट्रम्प के जहन में बसी हुई है, और इसीलिए अब वो सारे, चाहे वो उनके मित्र हों, चाहे उनके दुश्मन हैं या फ्रेनेमीज जैसे बोलते हैं, वो सबके लिए एक समदर्शी रूप जिसको कहते हैं वो रखते हैं। आप दोस्त के साथ वही ट्रीटमेंट है, हमने देख लिया मैक्सिको कनाडा के साथ क्या हो रहा है, आपने देख लिया के साथ क्या हो रहा है, तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको बिजनेसमैन इज ट्रांजैक्शनल, तो ट्रांजैक्शनल पर्सन उसको दिखता है कि $1 के बदले मेरे $1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या $1.5 आ जाए। अभी ग्रीडी कहिए उसको, या कहिए कि अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं। आप ये भी देखिए, अगर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो दुनिया का सबसे इंडेप्टेड कंट्री भी यही है, $36 ट्रिलियन। तो उनके ये बहुत बड़ी समस्या देश के लिए है। आप कब तक छापते रहेंगे नोट? तो मेरे ख्याल से उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह, गलत हो सही हो, ये तो कुछ सालों बाद ही पता लगता है इम्पैक्ट, या इन्फ्लेशन होता है यूएस के अंदर, या उनकी इकोनॉमी नीचे जाती है, या दूसरे के लोग जो है आपस में मिलकर के नए नए तरह के ग्रुप्स बनेंगे, उसमें ट्रेडिंग का डिफरेंट रेजिम्स बनेंगी। तो कहां तक एक सिंगल कंट्री, सबको तो पनिश नहीं कर सकते आप, क्योंकि रेस्ट इकोनॉमीज आर ऑल्सो देयर। चाइना बहुत फास्ट गति से बढ़ रहा है, इंडिया 7-8% की गति से बढ़ रहा है, तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, परचेजिंग पावर पैरिटी में सबसे ज्यादा है। लेकिन इस बात को प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है भली बात समझते नहीं जी। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल कनाडा का यहाँ पर देना चाहूंगी। ये दूसरी बार है जब ट्रम्प ने कनाडा की सख्ती के आगे झुकते हुए उसको जो टैरिफ में रियायत थी, उसकी जो समय सीमा है बढ़ा दी है। तो क्या कहीं इसको ऐसे ना माना जाए कि ट्रम्प जो है उन देशों के साथ फिर भी थोड़ी रियायत बरतने को उसके मूड में दिखते हैं, जो उनके साथ सख्ती दिखाते हैं? अगर ट्रूडो ने सख्ती दिखाई, मैक्सिको ने सख्ती दिखाई, तो वो रियायतों को आगे बढ़ाने पर भी जो है फैसले लेते दिख रहे हैं। तो भारत से अब यही अपेक्षा भारत के नागरिक कर रहे हैं। जी देखिए, भारत का जो अपना स्थान है दुनिया में वो सब समझते हैं। आज भारत में आपके साथ, अमेरिका आपके पीछे है, आपके साथ क्या दोस्ती करना चाहता है, चाइना भी आपके साथ में दोस्ती करना चाहता है। तो भारत का अपना एक स्थान है दुनिया के अंदर में। जी। और चाहे वो विदेश नीति के बारे में हो, चाहे हम लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन वर्ल्ड, इसका मतलब है कि सबसे बड़ी आपका मार्केट साइज आपका होगा, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है। तो भारत से आप कनाडा का क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? कनाडा का प्रॉब्लम उन्होंने ये देख लिया कि कनाडा से इतना ऑयल आता है, इतनी एनर्जी आती है, अगर वो उनके लिए रुक गई तो उनके बहुत सारी स्टेट्स में समस्या आ जाएंगी। तो ये ऑलरेडी आनी शुरू भी हो गई है। जी। और ट्रम्प को और ट्रूडो को तो वो अपना गवर्नर ट्रूडो लिखते हैं, वो कभी उसको प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं मानेंगे, हेड ऑफ स्टेट। तो ऐसा भारत के बारे में कभी कहा उन्होंने? ऐसा कभी नहीं कहा। तो ये आप सोच लीजिए कि वो दो नॉन कंपेरेबल थिंग है। एक ही चीज आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि जब उनका 3 कंट्रीज का, मैक्सिको और
मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में ही था जब 1992 में मैं ट्रेड कमिश्नर था। तब मुझे याद है कि जब ये नाफ्टा साइन हुआ था पहली बार, तो एक बहुत बड़े अचीव कि बड़ा नॉर्थ अफ्रीकन अमेरिकन मार्केट बन गया है। अब उसके बाद उन्होंने आए पहली बार चेंज किया उसको, अब उसको फिर से चेंज किया, और अब आप अपने ही पार्टनर्स के ऊपर इतना टैरिफ लगाएंगे तो खत्म समझिए उस एग्रीमेंट को, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाना जरूरी है जिसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, जिसके अंदर में दोनों के कंसर्न्स माने जाएंगे। देखिए, हर एक देश को अपना नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा अहम जो मैं कहूंगा फाउंडेशन प्रिंसिपल होता है कि अपने देश का हित किस तरह से सुरक्षित किया जाए, दैट्स ऑल जी। तो अगर उसको अपना हित समझता है तो हम अपना जो हमारा हित है हम उसको समझाएंगे। तो क्या ये जो हमारा हित है इसको हम अगर सार्वजनिक बयानों के जरिए बताएं और इसको जो है अपने देश के नागरिकों के सामने भी बताएं तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा? क्योंकि मैं पीयूष गोयल हो चाहे विदेश मंत्री हो, अभी विदेश मंत्री जयशंकर ने भी यूरोप की अपनी यात्रा के दौरान कहा है कि अमेरिका की जो विदेश नीति बदल रही है उसका भारत को फायदा पहुंच रहा है। तो भारत को कैसे फायदा पहुंच रहा है, अगर आप जयशंकर की बात को समझ पा रहे हैं तो हमारे दर्शकों के लिए जानकारी कृपया जी। देखिए, दो चीजें उन्होंने कही और बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा, किसी ने पूछा उनसे कि आप अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या बात कर रहे हो, तो उन्होंने कहा दिस आउट ऑफ सिलेबस। तो जैसे देखना पड़ेगा क्योंकि नई तरह का एक विदेश नीति का और ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरह से नया बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है दुनिया का, सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है, तो जो भी है हर कैपिटल में उसका बड़ा एक असर होता है, चाहे वो मार्केट्स हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे ट्रेड हो या गवर्नमेंट्स हो, तो सब जगह पर होता है उसका। जहां तक है भारत के फायदे की, तो देखिए बिजनेसमैन जो भी वो अपना प्रॉफिट देखते हैं। अगर अमेरिका जो है मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर और बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर, दक्षिण कोरिया जी, या अगर ट्रैफिक ज्यादा लगाता, टैरिफ लगाता जापान के और उसके ऊपर, तो हमारे जो है सेम प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स हो या दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, वो कंपैरेटिवली चीपर हो जाएंगे। अब इसे अगर हमारा 5% 10% है, उनका 25% है, तो आपका मार्केट एक्सेस कम नहीं होगा। और अगर आप ये देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट के दौरान में ये कहा गया था कि 250 बिलियन से हम डबल ट्रेड करना चाहते हैं 500 बिलियन तक। तो उसको डबल करना चाहते हैं तो आपको अवेन्यूज बनाने पड़ेंगे। अब यह है कि हमारे बीच में दोनों के किस तरह का एक अरेंजमेंट बनेगी जी। 0% टैक्स के ऊपर हो सकता है कि टैरिफ 0% दोनों साइड का हो जाए, तब समस्या खत्म। 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, तो वो एक तरह का बनाना चाहते हैं पूरा। हम चाहते थे कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, अगर इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी बड़ी समस्या आती है कि अगर आप चीपर आ गए तो आपका डोमेस्टिक वो काफी बड़ा लॉस होगा, और ये प्रोवाइडेड फॉर है WTO के अंदर ग्रेट नेगोशिएशंस में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये था, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप उसको नहीं मानते हैं, वो उसको सिर्फ एक ही तरह से देख रहे हैं। तो हमें जो है ये चीजें अभी मैं समझता हूँ जैसे जैसे नेगोशिएशंस आगे बढ़ेंगे अच्छी तरह से पता लगेगा। जहां तक रही बात भारत की इम्पोर्टेंस की, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बार बोला भारत के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हर बार कहा है, लेकिन जो चीज को लगती है, जैसे वो यूएसएड के फंडिंग के बारे में था, बार बार उन्होंने उस बात को पब्लिकली कहा कि देखिए इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर तो वोटर्स को लाने के लिए $21 बिलियन दिए गए। तो ये चीजें हैं ना, ये इससे आपको पता लग रहा है कि डीप स्टेट किस तरह से रिजीम चेंज करती थी। तो कम से कम एक तो अच्छी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद वॉर नहीं चाहते हैं और वॉर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये जिससे दुनिया के ऊपर सबके ऊपर फायदा होगा उसका। आपने उस मुद्दे को छेड़ दिया और मुझे भी याद आ गई वो बात, यूएसएड की बात। अगर खुद दुनिया के इतने शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि किसी देश के लोकतंत्र में सेंध लगाने की कोशिश हुई है, तो भारत जैसे सबसे बड़े, बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी वी कॉल आवरसेल्फ इंडिया, तो क्या उसको अमेरिका से उन दस्तावेजों की मांग नहीं करनी चाहिए जिसके जरिए उन्होंने ये सीधे सीधे खुलकर कहा है कि भारत में यूएसएड के जरिए वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने की कोशिश की गई है और हम इसकी बात जो है भारत सरकार से भी करेंगे। खुद डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स हैं। भारत सरकार को मांग करनी चाहिए। भारत सरकार ने जो चुप्पी साध ली है, भारत सरकार के मंत्रियों नेताओं का बयान जरूर आया है, लेकिन आधिकारिक रूप से भारत सरकार क्या कर रहा है?
नहीं नहीं, भारत सरकार क्या, मैं तो कहता हूँ, मैं तो 35 साल सर्विस में रहा हूँ। आई ऑलवेज न्यू के यूएसएड जो है इस कामों को करती है, सारी दुनिया को पता है, हमें हमेशा से पता था इस बात का जी कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनका डिस्टेबलाइजिंग रोल भी होता है। जी हमारे बड़ा बांग्लादेश में जो हुआ अभी आपने देख ही लिया। तो ये जगह जगह करते रहे regime चेंज, पुरानी गवर्नमेंट्स का बड़ा एजेंडा था। जी तो अगर उनकी गवर्नमेंट, उनका प्रेसिडेंट खुद एडमिट कर रहा है, तो इससे बड़ा डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए? आप मुझे बताइए। और जो बाकी है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सब उसके कहाँ कहाँ पैसा गया, किसको दिया गया, सारी बातें आ रही हैं बाहर। तो लेकिन कि हमें अपने आप को बचाना होता है इन चीजों के साथ। जी इसका मतलब ये तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं पता था, या हमारी लीडरशिप को नहीं मालूम है कि यूएसएड या दूसरी एजेंसीज साथ साथ आपको इन द गार्ब ऑफ डेवलपमेंट और क्या काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ये बात तो मालूम थी पहले से, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, दूसरों का मैं नहीं कह सकता। जी बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी अनिल सर, एक ब्रेक के लिए, उसके बाद जब लौटेंगे तो यूक्रेन युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो रणनीति दिखाई है, जो नीति दिखाई है, हालांकि ओवल ऑफिस में जो भी तकरार जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में हुई, जेडी वेंस के बीच में हुई, उसके बाद लग नहीं रहा था। उसके बाद अमेरिकी सैन्य मदद जिस तरीके से यूक्रेन को रोक दी गई, उसके बाद अब फिर से सऊदी अरब में दोनों देश मिल रहे हैं, तो इसे लेकर क्या जो है समझा जा सकता है, समझेंगे अनिल सर से। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। फिर से स्वागत, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए फॉर्मर एम्बेसडर अनिल त्रिगुनार सर। अनिल सर, यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया ने देखा, शायद उन तस्वीरों को देखने की जो भी लोकतंत्र से प्रेम करते हैं उन लोगों को ये तस्वीरें पसंद नहीं आई होंगी, लेकिन जेलेंस्की के साथ जिस तरीके से बहस हुई और यूक्रेन को सैन्य मदद रोक दी गई, अब फिर से सऊदी अरब में मुलाकात हो रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या यूक्रेन को यहाँ पर प्रेशर डाल के ट्रंप शांति लाना चाहते हैं? तो अगर ये शांति है तो किस कीमत पर? देखिए, इसको थोड़ा सा पीछे से आपको देखना पड़ेगा। और ये मेरा मत है, ये भारत सरकार का तो है नहीं बिल्कुल, तो दूसरी तरह सब सोचते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है, जिस तरह से थिंक टैंक एंड ऑब्जर्वर आई कैन टेल, ये वो रोका जा सकता था, इसमें कोई शक की बात नहीं जी। पुतिन ने सिर्फ अमेरिका से एक चीज मांगी थी, वो थी कि यूक्रेन को नेटो में ना लाया जाए। उसके बाद में भी दूसरी बात, लड़ाई शुरू होने के बाद में 2 महीने के अंदर इस्तांबुल में मीटिंग हुई जी। उस मीटिंग में जेलेंस्की ने एग्री किया कि वो नेटो में नहीं मेंबर होंगे। रशिया ने कहा कि यूरोपियन यूनियन में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने के बाद जब उन्होंने बोरिस जॉनसन, जो उस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका से बाइडेन के साथ बात की, तो दोनों ने कहा कि डिफीट रशिया, समझ रहे आप। और बाइडेन ने ये कहा कि वी विल फाइट रशियन टू द लास्ट यूक्रेनियन। और आप ये देखिए किस तरह वहां पे रजीम चेंज हुई, किस तरह क्या हुआ। मैं सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के भारत हमेशा से पक्ष में है, यूएन चार्टर पूरी तरह हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप इसके एक साथ की बात नहीं है कि 1 मिनट में हो जाए। अब इसका अंत क्या है? क्या अंत यह है कि हमेशा वो देख रहे हैं कि यूक्रेन का कितना तबाह हुआ है, कितना यूक्रेन की हालत खराब हो गई है, तो क्या युद्ध रुकना नहीं चाहिए? यूरोप के ऊपर फर्क नहीं हो रहा, सारी दुनिया के ऊपर, ग्लोबल साउथ के ऊपर इतना बड़ा फर्क पड़ा है इस युद्ध का, आप इसका अंदाजा लगाइए। तो एक चीज तो जरूर करनी है कि युद्ध रोकना है। नाउ टर्म्स एंड कंडीशन तब होंगी जब आप एक टेबल के ऊपर आके बात करेंगे। किसी का पक्ष ले रहा हूं कि जो वहां पे ओवल ऑफिस में हुआ, वो मैंने भी कई बार देखा, तो आप देखिए कि फर्स्ट 30-35 मिनट मीटिंग वाज गोइंग ऑन स्मूथली। ठीक है जी। उसके सडनली जो है ये बात शुरू हुई, और पता नहीं जेलेंस्की साहब को ये बात कहनी चाहिए थी। मैं अगर डिप्लोमेटिक की तरह कहूं तो ठीक है, ये इश्यूज जो है हम इन कैमरा बात करेंगे, पीछे बात करेंगे, मीटिंग पब्लिकली स्प्रेड नहीं करेंगे। अब आप एक कंट्री के अंदर जा रहे हैं, आप जानते हैं किस तरह के हैं अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट ट्रंप। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि आपकी डिपेंडेंसी 100% उनके ऊपर है जी। और फिर इस तरह चैलेंज करें पब्लिकली, तो आपको जो नतीजा मिलना था वो मिला, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप माने या ना माने, हम इसको मॉरली रॉन्ग कह सकते हैं, लेकिन इन रियल वर्ल्ड दीज थिंग्स हैपन। तो अमेरिका ने उसका रिटेलिएट किया। उसके तुरंत बाद जहां तक खबरें आई हैं कि जेलेंस्की ने इमीडिएटली वापस जाना चाहते थे मीटिंग के लिए दोबारा, उसको ट्रंप ने मना कर दिया। उसके बाद में रशिया के साथ बात करी, सऊदी अरेबिया में, उसके बाद इस्तांबुल में बात हुई, फिर सऊदी के साथ में, रशिया और अमेरिका के साथ, अब सऊदी अरेबिया में यूएस और यूक्रेन के ऑफिशियल्स वहां पर मिलेंगे। तो देखिए बात ऐसी है कि
डिपेंड करता है कि आप कितने पावरफुल। आज के डेट में जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल है वो अपनी बात को मनवा रहा है, और बिना अमेरिका के सपोर्ट के यूक्रेन को ये जीतना दूर की बात है, लास्ट करना मुश्किल है इस युद्ध को। ये बात सही है। तो इंटेलिजेंस बंद कर दिया उन्होंने, कहा कि इक्विपमेंट, तो वॉर को कैसे रोकेंगे? मैं तो डे वन से कहता था कि मिडिल ईस्ट का वॉर हो चाहे यहाँ का वॉर हो, द की लाइज इन वॉशिंगटन डीसी। अगर आप इक्विपमेंट और ये सप्लाई करना बंद कर दें, युद्ध कल युद्ध 3 दिन के अंदर कोई भी युद्ध बंद हो जाए जी। लेकिन आप देखिए कि इसमें रशिया की किसी की नहीं क्या, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन बाद में होंगी। पहली चीज है कि आप तैयार हैं युद्ध शांति के लिए। तो वहां पर प्रभाव ये था कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है गाली गलौज में उतर आए, और उसके बाद में उन्होंने उसकी तो बात ही नहीं किया ट्रम्प के। इस पूरे मैं फिर नहीं कहता हूँ, लेकिन ये कि इट वाज इन अ वेरी पुअर टेस्ट। बिल्कुल अनिल सर, ये अमेरिका ही था जिसकी वजह से यूक्रेन युद्ध में जो है वो चला गया, और ये अमेरिका ही था जिसकी वजह से अब फिर से यूक्रेन जो है अब असहाय दिख रहा है, यूरोपीय देश जो है वो असहाय दिख रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ऐसा प्रतीत नहीं होता दुनिया भर के लोगों के लिए, जो भी लोकतांत्रिक देशों के नागरिक हैं उनके लिए, कि अमेरिका जो भी करता है उसके इशारे पर दुनिया भर के देश जो है वो चलने पर या फिर डांस करने पर मजबूर हो जाते हैं? तो इस वर्ल्ड ऑर्डर में कोई परिवर्तन ही होता हुआ नहीं दिख रहा है, और ना ही जो दुनिया भर की जो डेमोक्रेटिक पावर्स हैं वो कुछ करती हुई दिख पा रही हैं। आप इस स्टेटस को, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के इस स्टेटस को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो है, इट इज एक तरह का उथाल आया हुआ है। मतलब आप ये समझिए, कोई कहना बड़ा जी, हाँ उथल है जी। क्या पॉलिसी, किस तरह का एक सिस्टम बनेगा, इसको कोई नहीं जानता है। तो अमेरिका आज की डेट में भी सबसे पावरफुल नेशन है दुनिया में जी। और उसके बाद आपके प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, जिनकी अपनी एक डिफरेंट पहुंच है और सोच है जी। तो उसकी वजह से ये और ज्यादा एक वॉलेटाइल होता जा रहा है। दूसरी है कि यूरोपियन देश हैं, वो काफी असहाय है, इसलिए हो जाते हैं कि उनका एक सिस्टम दूसरा है, कि अपनी जो लड़ने की क्षमता होती है या पावर प्रोजेक्शन है वो काफी कम है जी कंपेयर। चीन एक ऐसा देश है जो एक अमेरिका को चैलेंज करने के लिए बैठा हुआ है। तो ट्रम्प का ये मानना कि किसी तरह से रूस को चीन के ऑर्बिट से, देखिए पिछली बार जो लड़ाई शुरू हुई जब 3 साल रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, तो उसकी वजह से रशिया को फोर्स कर दिया गया कि अमेरिका चीन के साथ जाकर के मित्रता करे। एक नया पोल बन गया वहां पर, और उधर अब यूरोपियन और अमेरिकन ट्रांसअटलांटिक अलायंस आज रप्चर्ड हो गई है एक तरह से, क्योंकि ट्रांजैक्शनल है। ट्रम्प कहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा करिए, आपको लड़ना जाके लड़िए, मैं तो नहीं लड़ता। तो वो जानते हैं कि नहीं लड़ सकते रशिया के साथ जी। रशिया भी शुरू से यूक्रेन को नहीं अपना एनिमी मानता, वो यूरोप के साथ में और वेस्ट के साथ को अपना मेन कॉन्फ्रंटेशन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में 3 तरह के पोल निकल रहे हैं। एक तरफ तो यूएस लेड, लेकिन वो उसमें आजकल रप्चर आ गया है ट्रम्प साहब की पॉलिसीज की वजह से जी जी। चाइना है जिसके अपने दूसरे मुल्क है। तीसरी तरफ कंट्री लाइक इंडिया जो ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करते हैं, जो ग्लोबल साउथ सारी दुनिया में शांति लाना चाहते हैं, सेम फॉरेन पॉलिसी जिसके अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटीज होनी चाहिए। तो उस तरह की बात है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सिचुएशन इस वक्त काफी वोलेटाइल, और किस तरह ये फाइनली बैठेगी ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि सूनर और लेटर हम लोग एक कोल्ड वॉर 2.0 की तरफ बढ़ेंगे। आपने कोल्ड वॉर की बात कही, अगर मैं आपको सही तरीके से समझ पा रही हूँ, तो जब भारत जैसा जो देश है जो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, और सबका साथ सबका विकास की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, तो फिर दुनिया में 2 युद्ध चल रहे हैं। दोनों ही जगहों पर भारत की जो भूमिका रही है उसे आप कैसे देखते हैं? मैं पहले यूक्रेन युद्ध पर ही समझना चाहूंगी, उसके बाद मैं गजा की तरफ भी आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी जी। देखिए, जहां तक यूक्रेन युद्ध की बात है, उसमें सबसे पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से और बात की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बार बार कहा कि रोकिए, आप बात करिए। उसमें जब न्यूक्लियर वॉर करने की बात आ रही थी उस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बात किया उन्होंने काफी, और लगातार कॉन्टैक्ट बना रहा। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने देश का भी देखना है। देखिए, बिकॉज ऑफ दिस वॉर जो है, जो ऑयल प्राइसेस, सैंक्शन शुरू, भारत की इकोनॉमी पर डायरेक्ट असर पड़ता। तो इसीलिए
रशिया जो हमारा स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमेशा हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, चाहे वो यूएन में हो या वॉर्स हो। 1971 में अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद करी जी। रशिया हमेशा से आपके साथ खड़ा हुआ है। मैं वहां पे काम कर चुका हूँ 2 बार, तो मुझे मालूम है कि किस तरह से हम लोगों को असिस्टेंस हुआ है वहां से। तो हमने अपना ऑयल वहां से इंपोर्ट करना शुरू किया। आप सोचिए कि ये सब सैंक्शंस होने के बाद, इतना दिखावा होने के बाद, भारत आज अमेरिका का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डीजल है। और वो डीजल कहां से आ रहा है? रशियन ऑयल यूरोप को सप्लाई करता है भारत। तो ये सब है ना, ये इंटरनेशनल, खासतौर से वेस्टर्न सिस्टम की, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और हमारे डॉक्टर जयशंकर ने कई बार इसको एक्सपोज किया जी। लेकिन ये है कि मैं समझता हूं कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास रखता है, मल्टी अलायंस में विश्वास रखता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। दुनिया के जब पैंडेमिक में आपने देखा ही है, जब सारे बड़े बड़े देश जो होर्डिंग कर रहे थे वैक्सीन की, जिनको उनको यूज भी नहीं करना था जियोपॉलिटिक्स की वजह से, भारत जो इस दुनिया की पॉपुलेशन है, सारे डेवलपिंग कंट्रीज को सप्लाई कर रहे थे, हम प्रोवाइड कर रहे थे उनको जी। तो बिल्कुल, ये डिफरेंट नजरिया है इस बार। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुकूंगी, उसके बाद गजा को लेकर भी भारत की भूमिका के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों ही जगहों पर ट्रंप ऐसा लग रहा है कि वो सर्वे सर्वा नेता की तरह जो है बर्ताव करते दिख रहे हैं, और उसका सारा श्रेय भी वो खुद के मत्थे ही रखना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि वो शांति के दूत के रूप में किसी और भी नेता को जो है भूमिका की जगह देने दे या फिर स्थान दे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अनिल त्रिगुनायत जी। अनिल सर, शांति दूत की भूमिका, पहले कुछ जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर थे तो ऐसा लग रहा था कि चीन निभा रहा है। उसने सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो दोस्ती कराई, इसकी वजह से मध्य पूर्व की राजनीति में चीन का प्रभाव जो है बढ़ता हुआ दिख रहा था। तब भी भारत के लिए चिंता की बात थी। और अब जिस तरीके से गजा को लेकर, गजा से फिलिस्तीनी नागरिकों को बाहर निकालने की बात ट्रम्प कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी मेरे ख्याल से, अगर ये मेरी नज़रों में सामने आया या फिर मैं इससे चूक गई, भारत का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, जबकि भारत 2 राष्ट्र नीति जो है इस पर लंबे समय से बना हुआ है। देखिए, भारत की नीति जहां तक ये गाजा युद्ध है, पहले तो मैं प्रेसिडेंट ट्रंप का बताऊं जी। देखिए, वेस्ट एशिया में पिछली बार ट्रंप ने एक अब्राहम अकॉर्ड्स को लाया। अमेरिका का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी मेन पॉलिसी वेस्ट मिडिल ईस्ट में सिर्फ यही है कि किस तरह इजराइल को सिक्योर किया जा सके। इजरायली सिक्योरिटी सुप्रीम है उनके लिए जी। उसमें कॉम्प्रोमाइज कोई एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे बाइडेन हो चाहे ट्रंप है या उससे पहले जो भी रहे हो, वो नहीं कर पाए। सिर्फ चीज ट्रंप ने ये कह दिया दोनों साइड, हमास को भी और नेतन्याहू को भी, कि व्हाइट हाउस में दोबारा घुसने से पहले सीज फायर हो जानी चाहिए। और आपने देखा कि 19 जनवरी को सीज फायर तरह हो गई जी। और उनके स्टीव विटकॉफ जो उनके मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं, वो लगातार वहां पर कंसल्टेशंस में कतर में और इजिप्ट में प्रेजेंट रहे। और तब ये हो, अभी आज भी जब हम बात कर रहे हैं, स्टीव विटकॉफ जो है वो दौरा कर रहे हैं यहाँ का, और मिले हैं सारे लोगों के साथ में, इंक्लूडिंग हमास, कि किस तरह से इसको सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज में और थर्ड फेज। तो ये तो रोल को अदा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद जहां तक भारत की बात है, तो भारत ने हमेशा से यही कहा, हर प्लेटफॉर्म पे कहा कि भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन के हमेशा से फेवर में रहा है। पैलेस्टीनियन को पूरा अधिकार है कि उनका अपना एक देश हो, जो सॉवरेन स्टेट हो, लिविंग साइड बाय साइड इन पीस एंड सिक्योरिटी इजराइल के साथ जी जी। हमारा वो है। हम हमेशा से इजराइल ने जो सेटलमेंट्स कर बढ़ाए हैं उनके खिलाफ करते आए। यूएनजीए या कहीं पे भी जब भी कोई वोटिंग हुई है, भारत ने उसकी खिलाफत करी है हमेशा से। सारे पैलेस्टीनियंस को हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल, हजारों को तादाद में स्कॉलरशिप्स, उनको बजटरी फंडिंग, उनका सपोर्ट सारा हम हमेशा से करते रहे हैं। हम हमास को, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम उनके साथ डील नहीं करता है जी। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट जो है वो पैलेस्टाइन के संदर्भ में आता है, ना कि गाजा के लिए स्पेशली।
सिविलियन कैजुअलिटीज के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बार कहा जी। के साथ में बात करी है, नेतन्याहू के साथ बात किया है, रशिया के साथ बात किया, अमेरिका के साथ, जो भी पावर्स है वहां पर। तो बेसिकली यहाँ पर शांति लानी पड़ेगी, लेकिन शांति खाली सीज फायर से नहीं आए। शांति जब एक पैलेस्टीनियन इशू का रेजोल्यूशन भी देखा जाएगा जी। तो और क्या का गाजा को एक रिवेरा बनाने का या अटलांटिक सिटी बनाने का ख्वाब है, तो मैं समझता हूँ वो एक बड़ा मिसप्लेस्ड इनसेंसिटिव स्टेटमेंट था, पर्सनली मेरा मानना है। तो क्या इस तरह के असंवेदनशील बयान पर भी भारत की कम से कम एक औपचारिक जो है टिप्पणी आनी चाहिए, क्योंकि भारत ने ट्रम्प के इस सपने को लेकर या फिर इनसेंसिटिव स्टेटमेंट को लेकर कोई भी औपचारिक बयान या आधिकारिक बयान नहीं दिया। देखिए, इसमें हमारा बयान का क्या मतलब बनता है बताइए आप? हर एक चीज के ऊपर तो फॉरेन पॉलिसी में बयान नहीं होता। आपका बयान देने से, अगर मैं तो एक इंडिविजुअल हूं, मैं कह सकता हूँ ये बात, लेकिन जब सरकार बोलती है तो उसका कोई कंस्ट्रक्टिव यूज होना, कोई आउटपुट होना, ये तो पता लगना चाहिए। आपने देखा है कि किस तरह से अगर आप हर चीज के ऊपर एक नेगेटिव बयान देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता होता नहीं है कि असलियत में प्रपोजल है क्या। उन्होंने स्टेटमेंट बोला कि मैं गाजा को बहुत ब्यूटीफुल बनाना चाहता हूँ। अब कल परसों उन्होंने लिखा है कि ए ब्यूटीफुल फ्यूचर अवेट्स गाजन्स, पैलेस्टीन जी, ये बोला। ब्यूटीफुल फ्यूचर कहाँ होना? तो ये भी एक चीज जो है देखने की बात है कि हर चीज पे हम एक मीडिया के एक स्टेटमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट अगर स्टेटमेंट देती है बिना पूरे फैक्ट्स को जाने, तो उसका नुकसान हो सकता है, फायदा होने की। जी अनिल सर, लेकिन अभी गजा को लेकर अरब देशों ने भी एक समिट किया था और उसमें एक प्रपोजल जो है उन्होंने जारी किया है, जिसे ट्रम्प ने नकार दिया है कि जब तक वहाँ पर सारे संसाधन जो है नहीं जुटाए जाते, तब तक जो है वहाँ पर जो वहाँ फ़िलिस्तीन है, जो फ़िलिस्तीनी वहाँ पर सरकार थी, उसको ही सौंप दिया जाए वहाँ की देखरेख या फिर जो भी प्रबंधन है। हमास का इसमें कोई रोल नहीं, योगदान नहीं। तो इस योजना के बारे में अगर आपको कोई जानकारी है कि अरब देशों ने जो योजना दी जिसे ट्रम्प ने नकार दिया, समाधान क्या है फिर गजा का, अगर अरब देशों की योजना में भी खामियां हैं? देखिए, अरब देशों की जो ये योजना है, जिसको इजिप्ट का प्लान कहते हैं जी, वो जब सामने आया, जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये बात कही जी कि गाजा को टेक ओवर करके इसको एक बड़ा खूबसूरत रिवेरा बना देंगे जी, उस वक्त सारे अरब कंट्रीज जागे जी। उन्होंने कहा कि अरे हमें तो कुछ करना चाहिए, नहीं तो और नुकसान हो जाएगा हमारे ऊपर। इजिप्ट, जॉर्डन, जहां को भेजना चाहते हैं 2 मिलियन को, आप देखिए किसी को पता नहीं है। मैं जॉर्डन में एम्बेसडर था, मुझे मालूम है वहां पे 1.5 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज है वहां पर। पहले 60% वहां की पॉपुलेशन पैलेस्टीन ओरिजिन की है। वहां पर यमन के लोग और इराक की कितने सारे रिफ्यूजीज वहां पर रहते हैं हमेशा। कंट्री के पास में कोई इकोनॉमी का संसाधन नहीं है, थोड़ा अमेरिकन सपोर्ट, टूरिज्म और रिमिटेंसेस के जरिए काम चल रहा है वहां पर उनका। इजिप्ट की इकोनॉमी बहुत खराब है, वहां उनका भी यही सिचुएशन है कि अगर वहां पर आप भेजेंगे मिलियन लोग दूसरे कंट्रीज, तो इसीलिए सारे अरब कंट्रीज ने मिलकर के एक प्लान बनाया और $53 बिलियन गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया। अब जैसा मैंने पहले कह दिया आपको कि जो ट्रम्प की पॉलिसी है जी, वो 99% जो इजराइल की नेतन्याहू की पॉलिसी है उससे अलाइंड है। नेतन्याहू डे वन से कह रहे हैं कि सारे पैलेस्टीनियंस को यहाँ से भगा दो, निकाल दो यहाँ से, ताकि वो उसको कंट्रोल कर कुछ कर पाए। उसको वो खुद नहीं कर सकते, उसके चलते सारे रीजन में उनके खिलाफ तो उन्होंने जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प के थ्रू ये बात कही जी। उसका एक फायदा जरूर हुआ कि जो अरब कंट्रीज चुपचाप बैठे हुए सोच रहे थे क्या करें, एकदम से वो एक्शन में आए हैं और उन्होंने अपना एक पीस प्लान किया है। देखिए, आप मजबूरी से बाय फोर्स तो भेज नहीं सकते। 15 महीने की कारपेट बॉम्बिंग के बावजूद आज 1.9 मिलियन लोग तो वहां पर हैं, वो तो कहीं नहीं गए। इतनी इससे आगे उनको क्या परेशानी हो सकती? बिल्कुल। लेकिन दुनिया को जानना कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लोगों को जो वहां पे सफरिंग्स हैं उसको एलिमिनेट करना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि मैं इसको बहुत खूबसूरत बनाऊंगा और उसके बाद पैलेस्टीन आके रह सकेंगे, वो एक दूसरी बात थी।
पर क्या इसे वाकई में शांति के प्रयास या फिर मानवाधिकारों के संरक्षण के रूप में देखा जा सकता है? जो सवाल अमेरिका से दुनिया भर के लोग जरूर जो है समझना चाहेंगे। जाते जाते एक छोटी सी टिप्पणी में भारत की स्थिति और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की स्थिति के बारे में जरूर लेना चाहूंगी। यूरोपीय देश अगर इकट्ठा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं अगेंस्ट अमेरिका, अरब देश अगर इकट्ठा हो रहे हैं और अगेंस्ट अमेरिका, रूस की डिकपलिंग कह लीजिए चीन के साथ अगर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका और रूस के जो आपसी व्यापारिक संबंध है वो भविष्य में ज़रूर मजबूत हो जाएंगे। ऐसे में भारत की स्थिति को कहाँ देख पा रहे हैं आप? क्योंकि चीन के साथ व्यापार में भी भारत जो है घाटा उठा रहा है, अगर अमेरिका के साथ व्यापार में भी जो है भारत को चुनौती का सामना करना पड़ा, तो भारत इस वक्त कहाँ खड़ा है? भारत अपनी धरती पर खड़ा है, सबसे बड़ी बात तो ये। और धरती का मतलब ये है कि हमारी एक पॉलिसीज हैं, प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी के जरिए जी। और भारत आज डेट में मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को विश्वास करता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विश्वास करता है। किसी के अंदर ऐसे नहीं कि बिल्कुल पिछ जाएंगे। अगर हमें पता है, देखिए आज की डेट में रशिया आप इतना बड़ा मार्केट है, आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो आप सोचिए कि दुनिया आपके पास आएगी, आपके पास में ह्यूमन रिसोर्स है लार्जेस्ट। तो हमें अपने लेवरेज करना, अपनी कंप्रेसिव पावर को बढ़ाना है। और मैं कभी ये नहीं देख सकता कि अगर कोल्ड वॉर 2.0 हुआ जैसे भी, तो भारत एक अलग अपने आप में एक बड़ा पोल होगा जिसके पीछे काफी बड़े देश होंगे। दूसरी चीज आपने कहा कि वो दुश्मनी हो रही है अरब कंट्रीज की, उसकी बिल्कुल नहीं हो रही है। दे आर ऑल हेजिंग देयर बेट्स। वो चीन के साथ में, रूस के साथ, भारत के साथ और अमेरिका के साथ और यूरोपियन कंट्रीज के, तो आज की डेट में सब एक दूसरे के साथ मल्टी अलाइनमेंट में लगे हुए हैं कि किस तरह से उसको अपना अपना जो इंटरेस्ट है उसको जी जी, सारे देश जो है अलग अलग स्तरों पर जो है अपने अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और भारत भी इसी प्रयास में दिख रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात और सवाल ये रह जाता है कि फिर मानवाधिकारों के संरक्षण की बात क्या, और कौन शांति दूत कहलाना चाहता है, या फिर किसके सर ये ताज सजना चाहिए। समय समाप्त हो गया है सर, लेकिन बातें बहुत है। लेकिन आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया और चर्चा द ट्रुथ के मंच पर आए, इसलिए आपका आभार फिर से व्यक्त करना चाहती हूँ। और अब अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको इस कार्यक्रम के बारे में कोई भी बात हम तक पहुँचानी है तो हमें लिखिए, ईमेल लिखकर भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।